जितने भी बेटा सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आप मेरे साथ लिखें, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पर ये आपको याद रखना है, तो मैं आप बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, दैट इज करंट फ्लो के अकॉर्डिंग। कौन सी कंडक्टेंस हम ले रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग हम जितने भी सब्सटेंसेज हमारे सराउंडिंग में जो हम देख रहे होते हैं, इन सब्सटेंसेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में बेटा जी? 3 पार्ट में। एक जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है, बहुत अच्छी से करंट फ्लो होती है, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। एक जिनमें करंट फ्लो नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। इस तरह की चीज आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ, बस एक बार आप अच्छे से देख लें। और एक कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, करंट फ्लो जो उनके अंदर होती है वो कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। इनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अगर आप इसको फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसको इस तरह बोल दिया जाता है कि जो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर हो और रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करें, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं। और यहाँ आप लोग सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ओके बेटा जी। और हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम इन एग्जांपल्स को आगे देखें तो कंडक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मेटल्स होते हैं मोस्टली सभी कंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर अब बात करें आप, तो कुछ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस भी हैं, जैसे कार्बन ब्लैक होता है। इसके अलावा कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट। ये मेटल्स तो नहीं है, बट इनमें करंट काफी अच्छे से फ्लो होती है और इन्हें कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरह से कुछ पॉलीमर्स भी डिस्कवर किए गए जो एक्चुअल में मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। मतलब इनमें मेटल होता ही नहीं है, ये इस तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं पॉलीमर्स। तो इन पॉलीमर्स का फायदा ये है कि एक तो ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर मैं थोड़ी सी पॉलीमर्स की बात को आगे बढ़ाऊं, तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, चाहे जितना हम इन्हें मोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं। काफी लाइट वेटेड होते हैं, तो इन्हें कैरी करना भी काफी आसान होता है। तो आजकल जितने भी हम मेटेलिक डिवाइसेस और कंडक्टर वायर्स जो हम यूज कर रहे थे, उनकी जगह पर आज हम पॉलीमर्स यूज करने लगे हैं। और इसकी वजह यह है कि इन्हें होल्ड करना भी आसान है और लाइट वेटेड होते हैं। ओके बेटा हो। इन हाँ, ये जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स थे, इसकी डिस्कवरी तो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे, मैकडर्मिट, DIARMID। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था कि इन्होंने एक सब्सटेंस, एक पॉलीमर लिया था, पॉलीएसिटिलीन। और पॉलीएसिटिलीन पर जब इन्होंने सैचुरेट किया इसको, दैट इसके ऊपर आपका पास किया बाय आयोडीन वेपर्स, आयोडीन की वेपर्स इसके ऊपर पास की, तो उन्होंने देखा था कि इस पॉलीमर में मेटेलिक करेक्टर, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होते हैं करेक्टर मेटेलिक के, एक तो होता है मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जांपल मेटेलिक लस्टर जैसे जो चमक होती है सरफेस पर मेटल के पे, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है।
इसके अलावा मेटल्स कंडक्टर होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी, इस तरह के जो करेक्टर थे मेटल लाइक करेक्टर वो उसमें डेवलप हो गए। ओके बेटा, जब ये उन्होंने ऑब्जर्व किए दैट इज वो कंडक्टर बिहेव करने लगे, तो उस केस में और भी इस स्टडी को आगे बढ़ाया गया और अब तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं जो काफी अच्छे कंडक्टर्स हैं। जैसे अगर हम उन पॉलीमर्स के एग्जांपल दें तो वो एग्जांपल्स में आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड याद कर सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड में भी, कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स व्हिच आर कंडक्टर्स। तो जैसे पॉलीएनिलीन है, पॉलीपायरोल है, इनके नेम है। इसके अलावा आपका पॉलीथायोफीन है। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉलीमर्स मिले जो सॉरी थायोफीन 2 बार ऐड हो गया, पॉलीथायोफीन, जो एटसेट्रा काफी अच्छे पॉलीमर्स जो हैं, जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। लेकिन सबसे पहले इन पॉलीमर्स को जो डिस्कवर किया इनकी कंडक्टिविटी को, वो मैकडैमर्ड ने किया था, लेकिन साथ में बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क किया गया मैकडैमर्ड, हीगर और एक आपके साइंटिस्ट थे सिरकावा, इनके द्वारा। इसलिए इन तीनों साइंटिस्टों को ये आप लोग कुछ ये अलग से याद रखा करो, थोड़ा इंटरेस्ट भी हमारा डेवलप करती हैं कि इसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट, कि आज हम मेटल से छुटकारा पा रहे हैं और एक बेटर कंडक्टर्स हम उनकी जगह पे यूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए इन तीनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया था और ये भी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2000 में, इन 2000, ये 2000 ईयर की बात हो रही है, इन 2000। ओके बेटा, वो ओके सर। सन 2000, Yes, sir. हाँ अभी सन 2000 में मिला है नोबेल प्राइज। और उस समय मैं पढ़ा रहा था, उस समय की बात है ये। आप में से मैक्सिमम या लगभग सभी लोग हैं वो उसमें पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये इनको नोबेल प्राइज उस समय दिया गया था और तब से ही काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं हमारे इस पूरे इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो खैर आगे बात करते हैं। तो ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसमें आप याद रखें कि मेटल्स ही नहीं, मेटल्स के अलावा कुछ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस भी हैं जो कंडक्टर होते हैं। कई बार हम दिमाग में रखते हैं कि मेटल्स ही होता है, ऐसा नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बेटा वो इंसुलेटर्स की, तो यहाँ तो एग्जांपल्स की भरमार है। आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस लाइफ में देखे हुए हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है ना बेटा। इसके अलावा कुछ आपके सेरेमिक मटेरियल, सेरेमिक्स आप लोग जानते हो, जो एक मिट्टी आती है जिसको हम चाइनीज मिट्टी भी बोलते हैं, जिसके कप प्लेट वगैरह बने होते हैं। ये जो सेरेमिक्स होते हैं ये भी सब इंसुलेटर्स होते हैं, तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जो बता चुका मैं आपको, जिनकी कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। इन सेमीकंडक्टर्स में अगर हम बात करें तो इनमें आप लोगों ने कुछ एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे सिलिकॉन है, एक होता है डोप्ड सिलिकॉन, जिसमें थोड़ी सी डोपिंग की जाती है, कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। बाकी डोपिंग के बारे में हम एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वहां पर और पढ़ेंगे। इसके अलावा जर्मेनियम है। इसके अलावा एक गैलियम आर्सेनाइड होता है। ये मैं आपको सिर्फ वही एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ बेटा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे विद नेम पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो जरूर याद करें, बाकी आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। ओके बेटा, हो यस सर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो मैं करंट सब्सटेंसेस में फ्लो किस तरह हो रही है, वो सब्सटेंस कितना अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, इस बिहाफ पर, उस बेसिस पर मैं सारे सब्सटेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ और इनके बेसिस पर कुछ मेजर पॉइंट्स और एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए।
अब हम कंडक्टर्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए इस पेज को इरेज करना होगा। इरेज कर दूं बेटा? यस सर। 1 minute। हो गया? यस सर। चलो तो आगे हम बात को बढ़ाते हैं और अब हम कंडक्टर्स की बात को आगे लेके चलते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेज व्हिच अलाउज द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, which allows the electric current to flow through them are called conductors। तो इतना क्लियर हो गया बेटा? इसको जरूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने की, है ना बेटा? कंडक्टर्स क्या होते हैं आप लोग जानते ही हो, जो जिनमें करंट पास होती है। एनी प्रॉब्लम? नो पर सर। इन कंडक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। इन कंडक्टर्स को भी हम फर्दर इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और वो दो टाइप हैं। पहले कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग मेटेलिक या एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ये मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या इनके कैरेक्टर्स हैं, हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। तो आप इसमें देखोगे कि एक्चुअल में ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल या मेटल लाइक, मतलब इनकी कंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो मेटेलिक का मतलब सिर्फ मेटल से नहीं है, मेटेलिक मींस मेटल और मेटल लाइक। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इनमें जो जब करंट फ्लो होती है, तो आप लोग जानते हो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, दैट इज फ्लो ऑफ मैटर। पर यहाँ पर जो मैटर है वो क्या है, वो चार्ज को ले जाने वाला कौन है, दैट इज चार्ज कैरियर कौन है। बात समझ में आ रही है बेटा? हियर चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें कई बार हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। और अगर हम बात करते हैं तो रियल में जब इनमें करंट फ्लो होती है मेटेलिक कंडक्टर्स में, तो इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, दैट इज सब्सटेंस का केमिकल नेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम इसके और करेक्टर्स की बात को आगे बढ़ाएं, तो एक्चुअल में अगर नेट हम देखें तो यहाँ पर नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे वायर आपका जो कंडक्टिंग आपने देखा हुआ लगा हुआ है, वो वायर कहीं नहीं जा रहा है, उसका मटेरियल कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पर जितने जा रहे हैं उतने आ भी रहे हैं पीछे से, तो सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट सर्किट में फ्लो कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम आप कभी भी करंट फ्लो हो रही हो या करंट फ्लो होने के बाद में बंद हो जाए, उसके बाद चेक करो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मैटर है वो फ्लो नहीं होता है, नेट मैटर के मास में कोई चेंज नहीं आता। ओके बेटा जी? इसके अलावा अगर मैं इनके रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस मींस जब करंट फ्लो होती है, जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो इनको मूव करने के बीच में कुछ रुकावट आती है, इनको फ्लो होने से रोकने की कोशिश की जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है इन मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में, वो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? वो रेजिस्टेंस जो होता है वो इज ड्यू टू कर्नल्स या वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स। मैं थोड़ा नीचे यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। अब क्वेश्चन ये है, कई लोग आप में से जानते नहीं होंगे कर्नल क्या होता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं मैं इस चीज को, कि जब भी हम किसी एटम की बात करें तो इस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारे सेल्स होते हैं, आप लोग जानते हो। और अगर इसमें से मैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं, ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस रिमूव कर दूं, दैट इज इस बैलेंस ऑर्बिट को मैं खत्म कर दूं यहाँ से, तो उस समय जो मेरे पास आयन बचेगा, जिसमें अब बैलेंस ऑर्बिट हम खत्म कर चुके हैं, उस आयन को हम बोलते हैं कोर या कर्नल। तो जितने भी मेटल जो कंडक्टर्स में अगर हम मेटल एग्जांपल लें, तो
उसमें सारे जितने भी एटम्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, एटम्स के बीच में आ जाते हैं, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वहां पर जो बचते हैं एटम सारे जो हमें दिख रहे होते हैं मैटर के अंदर, वो रियल में कर्नल्स होते हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपस में बॉन्डेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्टेड रखते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते रहते हैं। तो उनमें आपस में एक वाइब्रेशन होता रहता है, एक पोजीशन के आसपास वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं इस तरह से। ओके बेटा, हो इन वाइब्रेशंस की वजह से वहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वजह क्या है, कोर या कर्नल क्या होते हैं, समझ में आ गया आपके? अगर मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को और आगे बढ़ाऊं, इस मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक की स्टडी को, तो जनरली हमें देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है। ये जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो ये और इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होनी भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस वाइब्रेशंस की वजह से है। और हम लोग जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, तो ये वाइब्रेशंस और ज्यादा होंगे। जब वाइब्रेशंस और ज्यादा होंगे बेटा, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर्स या मेटेलिक जो कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, इनका इंक्रीज होता है। हालांकि मैं अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करता तो इसमें मैंने सेमीकंडक्टर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, ध्यान रखना, सिर्फ हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं, वो सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसके अलावा हम इसमें एक पॉइंट और स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस में, कि इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडेज लॉ अप्लाई होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए क्लियर हो गया कि यहाँ पर फैराडेज लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के, वो अप्लाई नहीं होंगे। फैराडेज लॉ आर नॉट फॉलो बाय दीज कंडक्टर्स, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ओके बेटा जी, कितना क्लियर हो गया बेटा? दूसरे वेरी गुड। दूसरे कंडक्टर होते हैं, ये मैं आपको सब प्रीवियस चीजें रिवाइज कर रहा हूँ केवल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मैं जिससे केमिस्ट्री में जब ये टर्म्स यूज करूँ या ये वजह बोलूँ तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा एक सेशन आपका इस प्रीवियस बातें हैं उन्हीं का लगा रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं इसके आगे, दूसरे टाइप के कंडक्टर होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ये कंडक्टर वो होते हैं जिनमें हम जो पॉइंट्स हमने अभी स्टडी किए यहाँ पर, इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम स्टडी करें इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक कंडक्टर्स की, तो इन्हें कंपेयर करना, समझना और डिफरेंस को हम अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें कि यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या है, जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो चार्ज को लेके जाते हैं, वो आयंस होते हैं, कैटाइंस या एनाइंस कुछ भी। इसके अलावा हमने देखा है कि जब भी हम करंट पास करते हैं इन सॉल्यूशंस में जिसमें आयंस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो जब भी करंट पास करेंगे तो आपको पता है एनोड और कैथोड पर वो आयंस जा करके डिस्चार्ज होते हैं, दैट इज उनका केमिकल जो नेचर है वो चेंज होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज अकर। ओके बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, जैसे उन्होंने वहां पे कहा कि मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, हम यहाँ पे कहें तो यहाँ तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है। एनोड से आपको पता था, मेटल्स के केस हमने लिया था कि वहां से वो लिबरेट हो रही है मेटल्स और सॉल्यूशन के अंदर आ रही हैं। एनोड का मास लगातार डिक्रीज होता रहता है, और वही जब कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं तो वहां जाकर के कैथोड पर मास बढ़ रहा होता है। तो एनोड से कैथोड पर पहुंच गया, जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल देखा था, हमने मेटल के प्यूरिफिकेशन एग्जांपल देखा था, एनोड से प्योर कॉपर है वो एनोड कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया, और इम्प्योरिटी थी वो वहीं डिपॉजिट हो गई थी, जिसको हमने एनोड मड कहा था, है ना बेटा जी? yes. तो
हाँ, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, यहाँ पर मैटर का ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर मैं फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे देखा, रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, मैं इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में जब आयंस मूव कर रहे होते हैं तो उन आयंस के अपने ही और आयंस या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कॉलिजन्स होते हैं। जब वो ट्रेवल करते हैं एनाइंस एनोड की तरफ या कैटाइंस कैथोड की तरफ, तो उस समय उनके रास्ते में जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, उनसे कॉलिजन्स होंगे। इसके अलावा जिस मीडियम में हमने उन आयंस को डिजोल्व किया हुआ है, कोई सॉल्यूशन बनाया है जिस सॉल्वेंट में, वो उस लिक्विड उस मीडियम की विस्कोसिटी भी मैटर करेगी। आप लोग जानते हो जितना लिक्विड विस्कस ज्यादा होगा उतना ही, जिसको हम हिंदी में गाढ़ा बोल देते हैं, उतना ही उसके अंदर आयंस को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी। और जितना वो आपका रेयरर होगा, जितना उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उतना ही उसमें इजीली फ्लो कर जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो इज ड्यू टू collisions of ions with other ions or molecules of medium or molecules of medium and viscosity of medium, मीडियम की विस्कोसिटी की वजह से और उसके मॉलिक्यूल्स जो है मीडियम के या आयंस हैं उनके कॉलिजन्स की वजह से उनको फ्लो होने में जो रुकावट आती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा अभी यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, नेक्स्ट मैं हर पॉइंट को कंपेयर कर रहा हूँ सेम पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया था मेटेलिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर के इफेक्ट को, तो मैं इस चीज को यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। यहाँ पर क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस इंक्रीज, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस या इंक्रीज होता है। और इसकी वजह क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन विस्कोसिटी। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्लूइड्स चैप्टर है +1 में, कि वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। अब बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें कि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और विस्कोसिटी जितनी डिक्रीज होगी, जितना मीडियम कम विस्कस होगा, आयंस उतने ही ज्यादा इजीली मूव कर सकते हैं। तो डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। और इसके अलावा एक काम और होता है, एंड इंक्रीज, एक चीज इंक्रीज भी होती है जो उल्टा फेवर करती है यहाँ पर करंट फ्लो होने को, दैट इज रेजिस्टेंस को कम करती है, वो है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। जब करंट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, और वो क्या करेंगे बेटा, वो ज्यादा तेजी से फ्लो होंगे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी, स्पीड उनकी बढ़ेगी। और अगर मैं लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका एक कंपेरिजन को देखूं कि हमने कहा कि फैराडेज लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और यहाँ तो हमने पढ़ा था कि पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वहां पर डिपॉजिट कितना होगा या लिबरेट कितना होगा, पूरा फैराडेज लॉ से ही हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर फैराडेज लॉ जो है वो पूरी तरह से फॉलो होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, दोनों टाइप के, दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, दोनों में ये आपके मेजर डिफरेंसेस थे। इनके करेक्टर्स भी कह सकते हो आप इन्हें। तो आप इन कंडक्टर्स को समझ भी गए और इनके कंपैरिजन को भी आपने समझ लिया। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर।
No, sir. वेरी गुड। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस बात को आप स्पेशली नोट कर लें कि ये जो कंडक्टर्स हैं, चाहे वो आपके मेटेलिक हों चाहे आपके इलेक्ट्रोलाइटिक हों, ये पूरी तरह से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऑल ये जो कंडक्टर्स हैं इसमें आप लिख सकते हो ऑल कंडक्टर्स ओबे, ये सब किसको फॉलो करते हैं बेटा? ओम्स लॉ। कभी नाम सुना है बेटा ओम्स लॉ? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये सब करते हैं फॉलो, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो वो भी फॉलो करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक हो वो भी फॉलो करता है। और ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो उसके एंड्स का कोई भी दो एंड आप डिसाइड कर लें, उसके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दोनों एंड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज V प्रोपोर्शनल टू I, और जिसको हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IR। जब हम यहाँ पे जो R आता है, ये R यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हमने कहा था रेजिस्टेंस। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैं पूरा रिवाइज करूंगा, आप एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगने से कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लो यहाँ पर, बेसिक जितनी हमें जरूरत है केमिस्ट्री में। तो इसको हम रेजिस्टेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको बोला गया था। तो इस रेजिस्टेंस को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता हूँ, मैं इसकी यहाँ पर एक डेफिनेशन दे सकता हूँ। और वो डेफिनेशन क्या है? अगर आप इस फॉर्मूले को रीस्ट्रक्चर करें तो आप इसे बोल सकते हो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आप इसे डिफाइन कैसे कर सकते हो बेटा? resistance may be defined as the ratio of potential difference and current flown in the conductor। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसमें दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस और उस दोनों एंड के बीच पास होने वाली करंट के रेशियो के बराबर होता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसके अलावा आपने एक चीज इसमें और पढ़ी होगी, आपने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या पढ़ा है बेटा? ओम। ओम साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ दिया था, उनके रेस्पेक्ट में इसको यूनिट बना दिया गया रेजिस्टेंस की, ओम। लेकिन इसका सिंबल भी याद रखना, इसको इस तरह से ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसकी डेफिनेशन और ओम्स लॉ क्लियर हो गया आपको? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? Yes. तो इस तरह आप इस बात को याद रखोगे कि ये ओम्स लॉ क्या था। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि एक्चुअल में जब दोनों ही कंडक्टर्स आयनिक हो, इलेक्ट्रोलाइटिक चाहे मेटेलिक हो, दोनों ही ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम दोनों में रेजिस्टेंस किस तरह से आगे स्टडी करते हैं, कैसे आगे पढ़ेंगे, और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, हम एक बार उस पॉइंट को भी रिवाइज कर लेते हैं। इसको इरेज कर दूं बेटा? बेटा वो इरेज कर दूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस को और आगे स्टडी करने से पहले एक छोटा सा हम एक इसका टर्म और है पढ़ लें जो हमें यूज करना है आगे, वो है कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को हम बेटा एक सिंबल कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होता है अगर आपसे पूछ ले तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और ये है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। ये हमने आखिर क्यों पढ़ा? इसलिए क्योंकि करंट में रुकावट कितनी है ये पढ़ने के बजाय अगर मैं करंट की स्टडी इस तरह करूं
कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैं रेजिस्टेंस के बजाय मैं कंडक्टेंस के नजरिए से स्टडी करता हूँ। ओके बेटाओ, तो आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर बस जो सोच है उसको चेंज कर रहे हैं। हम रुकावट देखने के बजाय हम कंडक्टेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है दैट इज कंडक्टेंस उतनी कम है। हम समझ जाएंगे अगर कोई कहता है कंडक्टेंस कम है, इट मींस रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर इस कंडक्टेंस के लिए मैं लिख सकता हूँ, सो व्हाट इज कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू 1/r। और इस एंगल से बेटा जी इसकी जो यूनिट बनेगी कंडक्टेंस की, जी की, वो क्या बनेगी बेटा, क्या बनेगी कंडक्टेंस की यूनिट? ओम इनवर्स। वेरी गुड, इसकी बन जाएगी जो हमने उसमें कहा था ओम, तो इसका इनवर्स कर दो 1/में। इस ओम इनवर्स को सिंबल में आप लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इस ओम इनवर्स को एक और नाम दिया गया, मो, MHO। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, मो इसको बोल दिया गया। और इसके अलावा एक और इसको सिंबल दे दिया गया, साइमन, जिसका सिंबल है एस। मैं कंडक्टेंस को तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसकी यूनिट को, ओम इनवर्स या मो या साइमन। ओके बेटा हो, ओके सर। तो इतना क्लियर हो गया कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो अब हम इसके आगे इस रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस में एक टर्म पढ़ा होगा, मैं उस टर्म के अकॉर्डिंग स्टडी कर लेता हूँ। और वो टर्म आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, पढ़ा है ना बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आप इसको देखें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये याद रखना कि पूरी केमिस्ट्री में 99% जगह पर रेजिस्टिविटी टर्म ही ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा आईयूपैक ने बोला था। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी है, इसका सिंबल होता है, वो होता है रो। कैसे बनाते हैं इस तरह से, इसका सिंबल है। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर कोई कंडक्टिंग वायर हो और इस कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो और इसकी लेंथ अगर एल हो, तो इस कंडक्टिंग वायर के इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पता बेटा? यस सर। और R इज इक्वल टू L अपॉन A हमने पढ़ा था। और यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है सिग्मा, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अगर मैं इसके बेसिस पर यहाँ पर इसकी यूनिट डिसाइड करूं तो आप लोग समझदार हो कि यूनिट जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, ओम, क्योंकि इस तरफ आर, और ये एल अपॉन ए में मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर से मीटर बचेगा, उधर जाएगा तो ओम मीटर। हम इसकी जगह पर सेंटीमीटर में लें तो ओम सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी की। तो बेटाओ यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि मैं इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो इसको मैं किसी मेटेलिक कंडक्टर के लिए जिसमें वायर बना सकते हैं हम, उसमें तो आसान है, लेंथ नापना भी आसान है वायर में, और क्रॉस सेक्शन एरिया नापना भी आसान है। तो मेटेलिक कंडक्टर में तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जो सॉलिड है जो आपके, उनमें तो मुझे इस तरह से इसको मेजर करना आसान है। लेकिन मैंने कहा कि ओम्स लॉ तो सारे कंडक्टर फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी फॉलो करता है, है ना बेटा जी? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो इस तरह से होगा कि ये आपके सामने मैं बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में दो प्लेट्स लगी होंगी जिनको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हो। ये दो प्लेट्स लगी होंगी, इन दोनों प्लेट्स के बीच की ये डिस्टेंस है, ये आपके दो प्लेट्स हैं। तो मैं सिर्फ प्लेट्स को दिखा रहा हूं यहाँ पर।
ये जो प्लेट्स है बेटा, इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, या यो कह दीजिए इनका जो एरिया है जो आमने सामने फेस कर रहा है एक दूसरे को, वो ए है। और इस पूरे पार्ट को आप चाहो तो इस तरह से पूरे को शो कर सकते हो, इट इज द प्लेट्स जिनसे हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स ऐड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ऐड करके शो करता हूँ, एक डिफरेंट पेन से मैंने यहाँ से एक वायर लिया और इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक सोर्स से ऐड कर दिया। ये इलेक्ट्रिक सोर्स का सिंबल है। अब इसमें करंट जब फ्लो होगी बेटा, तो ये जो इसके बीच में ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर आयंस होंगे, उनका मूवमेंट होगा। तो इस सॉल्यूशन के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ अगर एल है, तो हम इसको भी यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी सिग्मा को एल और ए मेजर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान दो तो सॉल्यूशन की लेंथ और इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया या उसका एरिया या इलेक्ट्रोड का, ये सब चीजें काफी मुश्किल है। हम इससे आसान टर्म यूज कर सकते हैं, और वो आसान टर्म को समझने के लिए मुझे पहले इस रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना पड़ेगा। और इससे डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ूं तो मैं कह सकता हूं कि इफ L is 1 centimeter and A is 1 centimeter square, तो उस समय R is equals to हो जाएगा is equals to rho। अब बेटा आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर L 1 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर हुआ, तो उस केस में इस सॉल्यूशन जो इसके अंदर है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ। ये आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा 10th में। तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 1 सेंटीमीटर, तो बेटा ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोगों ने सॉल्यूशन में कहा था कि हम जनरली इसको 1 ml सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं रेजिस्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ज्यादा आसान डेफिनेशन दे सकता हूं कि रेजिस्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस may be defined as resistance of 1 ml or 1 centimeter cube electrolytic solution। ओके बेटा, आप सेम लिंक पे वापस आ जाना अभी सेशन के बाद। तो आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा। तो इसको हम लोगों ने कैसे पढ़ा था छोटी क्लासेस में? इस रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को हमने पढ़ा था, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of 1 centimeter long having cross section area 1 centimeter square। और वो कंडक्टर्स की बात थी। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस में बात करूं तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सॉल्यूशन का कहां से हम लेके आएंगे? स्टडी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जो मैं डिवाइस ले रहा हूं